स्क्रीन आई क्या आप लोगों के? कुछ शो हो रहा है? सर कुछ भी शो नहीं हो रहा क्या? हो रहा है। यस सर, शो हो रहा है। शो हो रहा है तो फिर आपको क्या दिख रहा है? ये यूनिट एंड डायमेंशंस। अच्छा, आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपको मम्मा ने बोला बाहर जाओ बेटा, आप किसी शॉपकीपर से 1 kg शुगर लेके आओ। तो ये क्या है केजी? यूनिट केजी होती है यूनिट। अगर मम्मा आपसे बोले बेटा बाहर जाओ 1 शुगर लेके आओ, क्या इसका मतलब कुछ समझ में आएगा आपको? 1 शुगर का क्या मतलब है? नो सर नहीं समझे सर, क्या लेके आना है 1 शुगर पता नहीं है ना? यस सर। यस सर तो जोश नहीं दिख रहा आप लोगों में? थोड़ा सा मुझे नींद आ रही क्या? नो सर एनर्जी 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 एनर्जी। अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या दिखेगा इस स्क्रीन पे? जैसे हमने 3 एप्पल मान लो रखे हुए हैं, तो इस पे केजी में दिखेगी ना यूनिट जो भी दिखेगी? यस जैसे मान लो ग्राम में भी दिख सकती है, जैसे 500 ग्राम्स, है ना? तो इसकी यहाँ पर यूनिट क्या हो गई? यूनिट ग्राम्स। अब देखो यहाँ पर ये जो लीटर दे रहा है ना, लीटर से वाटर वो दे रहा है ना, दूध, ये दूध दे रहा है ना, ये मिल्कमैन है, ये अंकल दूध लेने के लिए आए हैं। तो इन्होंने इस मिल्कमैन से क्या बोला होगा? 2 लीटर दूध दे दो। 2 लीटर दूध बोला होगा ना? यस सर। तो ये लीटर क्या है? यस सर। यूनिट। अब देखो डायमेंशन में आगे पढ़ेंगे, डायमेंशन क्या होती है कि बिना यूनिट के कोई चीज, किसी चीज का कोई सिग्निफिकेंस है क्या अपनी डेली लाइफ में? नो सर। जैसे कभी कुछ भी हम बोले, जैसे यहाँ से इसकी पीठ की लंबाई, इसके कंधों की हाइट, वो सॉरी चौड़ाई, किसी ने बोला 25 है। ये 25 क्या है? कुछ पता है क्या है? इंचेस। 25 इंचिस है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है? कुछ नहीं पता ना। जब तक इसके पीछे एक यूनिट नहीं आएगी तब तक इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। सॉरी बेटा, हाँ समझ में आ रहा है? यस सर। यूनिट का इंपोर्टेंस। अब मेजरमेंट डेली लाइफ में हम काफी सारे यूनिट्स को यूज करते हैं। ऐसे ही जो भी हमारी डेली लाइफ में चीजें होती है ना, सारी यूनिट्स पर बेस होती है। तो इंपोर्टेंस समझ में आया यूनिट का? यस सर। डायमेंशंस को हम अभी पढ़ेंगे। एक्चुअली हमारी लाइफ में क्या होता है कि जो भी हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें होती हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और ये फिजिकल क्वांटिटी एक टर्म में होती है। एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसमें, एक होती है यूनिट। जैसे हमने लिखा था 5 kg, तो इसमें जो 5 है ना, वो होगी न्यूमेरिक वैल्यू, और यूनिट जो है ये क्या थी? यूनिट। हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, वो 2 चीजों से मिलकर वो बनी होती है, एक न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होती है यूनिट। आप डेली लाइफ एग्जाम कुछ भी देख लो, फॉर एग्जांपल 1 बैग, एक बैग है आपके पास, तो 1 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू, और बैग क्या है? यूनिट मान लो आप मान लो 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू, एल क्या है? यूनिट। हर एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक यूनिट। आई बात समझ में? फॉर एग्जांपल टाइम, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया, टाइम 100 सेकंड्स, 100 सेकंड कहीं लिखा है, तो 100 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू, और जो सेकंड क्या है? यूनिट। भाई आई बात समझे? फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब? यस सर। अब देखो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, जैसे आपने किसी ने बोला था कि मुझे ना
ग्राम को किसी ने, जैसे मैंने आपको ये वाला दिखाया था, ये वाला जो दिखाया था ना, ये जो दिखाया था मैंने, ये जो दिखाया था, किसी ने बोला था यहाँ पे केजी में मापता है, किसी ने बोला नहीं सर ग्राम में नापता है। क्या कोई गलत था क्या दोनों में से? No, No, sir. sir. दोनों ही सही No, थे, sir. दोनों ही सही थे। तो इन फ्यूचर हुआ क्या था, काफी टाइम पहले तो कुछ लोग होते थे वो लेंथ को किस में नापते थे, सेंटीमीटर में, और मास को नापते थे ग्राम में, और टाइम को मापते थे सेकंड में। ऐसे ही अगला कुछ लोगों, कुछ देशों का ग्रुप था, वो लेंथ को नापते थे फुट में, और जो मास था उसको नापते थे पाउंड में, और जो टाइम था वो सेकंड में नापते थे। और कुछ लोग थे जो वो लोग लेंथ को नापते थे मीटर में, और मास को नापते थे केजी में, और उसको टाइम को नापते थे सेकंड में। इनमें से क्या कोई गलत है क्या? No, sir. No, sir. गलत कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है, No, sir. सिर्फ अपने अपने नापने का तरीका है बस। ये जनरली यूएस यूके वगैरह में चलता है, हमारे इंडिया में ये चलता है। एसआई यूनिट भी बोलते हैं इसको, और एमकेएस यूनिट भी बोलते हैं। अब देखो इनको बोलते कैसे हैं ये भी समझते हैं हम, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे आता है कि यहाँ पे लिख देगा 2 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो इसको समझेंगे कैसे। सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम। अब देखो इस सिस्टम में जो है ना, इस सिस्टम में जिसने आपको बोल दिया कि सीजीएस सिस्टम में यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट करो, उसमें अगर मास है तो उसको ग्राम में लिखना है, अगर लेंथ है उसको सेंटीमीटर में लिखना है, और टाइम है सेकंड है उसको सेकंड में ही रखना है। ऐसे ही एफपीएस यूनिट सिस्टम है। एफपीएस में एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, एस स्टैंड्स फॉर टाइम सेकंड। ऐसे ही मास में क्या है, एम फॉर मीटर, ए फॉर अब किलोग्राम। इसका मतलब अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कौन से सिस्टम में कौन सा क्या हो रहा है। देखो आप लोगों को जैसे किसी इसने बोला सीजीएस से हमने अपने ट्रैक दिमाग में लगा लिया कि सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, और एस फॉर सेकंड। अब इधर देखते हैं हम क्या है, इधर है मीटर पर सेकंड, यानी कि ये एक चीज तो सेकंड में है, अगर ये मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो हमारी सीजीएस यूनिट में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 2 मीटर पर सेकंड है। अब देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर? क्या इसमें कुछ मैंने चेंजेस किए? अरे 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है ना? Yes, sir. ये दोनों क्वांटिटी सेम है ना? Yes, ये sir. दोनों क्वांटिटी सेम है, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है दोनों। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई x लिखा हुआ है, इसमें मैंने 1/1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या इस x में कुछ चेंज होगा? No, sir. कुछ भी चेंज नहीं होगा ना। तो ये ऊपर भी तो वही है, ये भी 1 मीटर ही है, ये भी 1 मीटर है। अरे इसको 100 सेंटीमीटर की फॉर्म में लिख दिया है ना, बस मैंने इतना ही ना चेंज Yes, किया है। Yes, तो sir. अब मैं कर क्यों रहा हूँ, मुझे सीजीएस यूनिट में चाहिए, मीटर से मीटर कट गया। अब ऊपर क्या बचा? 2 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड बचा कि नहीं बचा? अरे यहाँ पर सेंटीमीटर Yes, बचा और यहाँ पर सेकंड बचा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड तो क्या आ गया? 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। Second. समझ में आया आप लोगों को कि कैसे एक यूनिट सिस्टम में क्वेश्चन को देगा और हमें उसको दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है? हाँ? Yes, sir. ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. हाँ? आप लोगों का एनर्जी लेवल कम हो गया है। No, sir. बायो पढ़ के एनर्जी लेवल तो बढ़ना चाहिए। अब देखो
फिजिकल क्वांटिटी जो थी उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जनरली 3 कैटेगरी। थ्री कैटेगरी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब देखो, अब देखते हैं इनको, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको डिराइव करने के लिए या फिर जिनको डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, यानी कि उसकी खुद की डेफिनेशन के लिए किसी और चीज की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे टाइम है, टाइम किसी ने बोला 1 सेकेंड, क्या इसको डिफाइन करने के लिए किसी और चीज की जरूरत है? No, No, sir. sir. No, एक सेकंड टाइम क्या होता है? अब जैसे कि मैंने बोला 1 न्यूटन फोर्स, अब 1 न्यूटन के लिए क्या चाहिए? न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए केजी की जरूरत है, मीटर की जरूरत है, सेकंड स्क्वायर की जरूरत है। इन चीजों की जरूरत है 1 न्यूटन को डिफाइन करने के लिए। आ रही बात समझ में? Yes, sir. yes, sir. वो क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प की जरूरत ना पड़े उनकी खुद की डेफिनेशन के लिए, उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल नाम से ही समझ सकते हो आप, फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक क्वांटिटीज, सबसे बेसिक क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? जिनको डिराइव्ड करने के लिए, जिनकी डेफिनेशन, जिनको डिफाइन करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 या मोर देन 2 या मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, ये क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होती है ना बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, इस sir. वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें एक तो डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ी, एक टाइम की जरूरत पड़ी, 2 चीजों की जरूरत पड़ी ना? Yes, sir. Yes, sir. है? अब वेलोसिटी या स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ी, इसीलिए हम बोलते हैं इसको डिराइव्ड क्वांटिटीज। सारी बात समझ में? Yes, Yes, sir. अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सिर्फ 2 होती हैं, जिनमें 1 होती है रेडियन एंगल, प्लेन एंगल, जिसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, और एक होती है स्टेरेडियन, जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको मैं बताऊंगा अच्छे से। अब इसकी ना यूनिट होती है, यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन दोनों की नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होती। मतलब फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी होती क्या है? जैसे लेंथ, ये 7 क्वांटिटीज होती हैं, जो 7 क्वांटिटीज हैं ये, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अभी तक 7 ही ऐड हुई है इसमें। लेंथ, इसका डायमेंशनल एनालिसिस में हम लिखते हैं कैपिटल एल से। मास, इसको लिखते हैं कैपिटल एम से। सेकंड, इसको लिखते हैं कैपिटल टी से। एम्पियर को ए से ही लिखते हैं, के को केल्विन को के से ही लिखते हैं। मोल जनरली आपको यूज होगा नहीं, कैंडेला आपको फिजिक्स में मिलेगा नहीं, पूरी फिजिक्स में कैंडेला आपको मिलेगा ही नहीं जनरली। ये 7 क्वांटिटीज आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती हैं, और ये आपके एग्जाम में आ सकती है, आपके टेस्ट में तो पक्का आएगी। विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी? याद रखिएगा इस सातों को, समझ रहे हो Yes, मेरी बात sir. को? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? Yes, sir. वो क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की हेल्प की जरूरत नहीं होती। डू नॉट रिक्वायर्ड हेल्प ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। देखो, डू नॉट रिक्वायर्ड हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर डेफिनेशन। अपनी डेफिनेशन के लिए किसी भी अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ गए बात? Yes, sir. Sir. हाँ? Yes, sir. वो होती क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 वो क्वांटिटीज होती है। आई बात समझ में? अब देखो, Yes, sir. एक और क्वांटिटी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है भाई? जैसा कि मैंने बताया, डिराइव्ड क्वांटिटीज
जिन क्वांटिटीज को अदर क्वांटिटीज की फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव किए, जैसे वॉल्यूम। वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, बिल्कुल। ए क्यूब होता है साइड का क्यूब, इसकी डायमेंशन क्या आ जाती है, मीटर क्यूब आती है। अरे Yes, sir. ए क्यूब मतलब लेंथ, एक साइड का क्यूब, जैसे 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, तो क्या आ जाएगी, 1 मीटर क्यूब आ जाएगी ना। Yes, Yes, sir. sir. yes Yes, sir. और जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Mass Mass upon volume. मास upon मास volume. अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो क्या मास की यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम, kg, किलोग्राम, और kg. वॉल्यूम की यूनिट मीटर, meter Meter cube, cube. मीटर मीटर, क्यूब। तो ये देखो, इन इन डेंसिटी की यूनिट को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट दो चीजों की जरूरत पड़ी, मास Yes, और sir. वॉल्यूम, दो चीजों की जरूरत पड़ी। Volume. वो क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, मतलब मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। और उनके एग्जांपल्स, इन 7 को छोड़ के ना, ये चीज देखो, इन 7 क्वांटिटीज को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटीज आपको मिले सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी, वो सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। जितनी भी आपको क्वांटिटीज मिले वो सारे डिराइव्ड क्वांटिटी की कैटेगरी में आती है। कोई भी मिले आपको डिराइव्ड क्वांटिटी, सिर्फ दो और हैं, ये 7 + 2, ये सप्लीमेंट्री, ये वाली 2, बस इन 9 क्वांटिटीज को छोड़ के सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी देख लेते हैं कि क्या होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। समझ में तो आ रहा है बेटा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ? बाकी लोग कितने लोग हैं अभी क्लास में? एक मिनट जरा मैं देखूं जी। एक सेकंड बस बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी ना मैंने? yes Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके ओके ओके। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, देखो प्लेन एंगल, दो क्वांटिटीज होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। Solid angle, सॉलिड angle. एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है भाई, प्लेन एंगल वो एंगल होता है जो आप दो प्लेन क्वांटिटीज के बारे में नापते हो। जैसे कि आपने देखा हुआ ट्रायंगल्स वगैरह में, इन सब में जो भी एंगल आप नापते हो ना, कॉपी पे, पेपर पे जो भी एंगल नाप पाते हो उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। जैसे 58 लोग हैं अभी क्लास में, 61। देखो अब ये देखो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये हुई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये दो और ये 7, ये 9 क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी सारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखो ये एग्जाम में पूछ सकता है, आपको टेस्ट जो होगा ना संडे को आपका, उसमें पूछ सकता है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इनमें से एक ऑप्शन, मतलब 2 ऑप्शन इनको दे देगा, एक और कोई दे देगा, और एक नन ऑफ दी दे देगा। नॉट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो नहीं है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। तो इन चीजों को याद रखिएगा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है ना। आप इन चीजों को पढ़ के याद करके, मतलब समझ के अच्छे से तब जाइएगा पेपर में। तो ये चीज समझ में आ रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है। अभी मैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आपको समझाता हूं। देखो प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लाइन आपने खींची, कोई भी 2 लाइन खींची, उनके बीच में जो एंगल होता है ना उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। जैसे यहाँ पर शो कर रहा है, ये सर्किल है, सर्किल में ये 2 लाइन्स है, उनके बीच में जो थीटा एंगल है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। अब देखो स्टेरेडियन, Yes, sir. स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल की यूनिट। देखो एक मिनट, आपको आपने वो देखा है क्या, बर्थडे में जो कैप लगाते हैं सिर पे, बर्थडे yes Yes, किसका, sir. Yes, sir. किसका बर्थडे अभी निकल के गया है, हाँ?
किसका बर्थडे अभी निकल के गया है? सर मेरे भाई अरे का। अच्छा, तो आपने तो कैप देखी होगी ना, अभी अभी करंट में ही देखी होगी आपने तो कैप, आपके घर सर। पर होगी भी शायद। यस सर। देखो ऐसी होती है ना, कुछ अच्छे से नहीं बनी है, जल्दी में थोड़ा सा ऐसी होती है ना, Yes, ऐसी sir. होती है, हैं? ऐसे लगाते हैं सिर्फ ऐसे। देखो ये सॉलिड एंगल क्या होता है, ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये आर Yes, स्क्वायर sir. जहाँ पे आर स्क्वायर लिखा Yes, हुआ है, sir. देखो ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ये इसमें ऐसे ही रखा हुआ है ना, स्टेरेडियन जहाँ लिखा है उसके नीचे जो फिगर बना हुआ है कौन टाइप का, ऐसे ही रखा है ना, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिख रहा है ना ये कागज पेपर आप मेरे हाथ में आपको। Yes, Yes, sir. sir. ये जो एंगल है ना, ये हाथ जो है मेरा हाथ, जो सरफेस, ये वाला सरफेस जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, Sir. Yes, sir. ये जो एंगल इस पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है, यहाँ पे जो आपको ओम दिख रहा है, ओम टाइप का दिख रहा है यहाँ पे बना हुआ, इस जगह पे, Yes, sir. इस Yes, जगह sir. पे। ये जो सरफेस एंगल बना रहा होगा ना, ये जो सरफेस जो एंगल बना रहा होगा, उसी को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। आपको समझ में आया डिफरेंस? प्लेन एंगल क्या था, दो प्लेन लाइंस के बीच में जो एंगल था ना, उसको प्लेन एंगल बोलते हैं, लेकिन जो सरफेस एंगल बना रहा है ना, गोला पूरा पूरा ये कोन का सरफेस जो एंगल बना रहा है इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, उसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. समझ में आ गया सॉलिड एंगल क्या था? Yes, Yes, sir. एक सरफेस एंगल बनाता है, उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं 3D में। और जो एक प्लेन सरफेस, जैसे पेपर पे हम कोई एंगल बनाते हैं, वो होता है प्लेन एंगल। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये क्या है ना, आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें कुछ प्रीफिक्स यूज हुआ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बता दूं मैं, जब आप चीनी लेने जाते हो ना, 1 kg एक्चुअली में होता तो वो ग्राम ही है, यूनिट तो ग्राम ही होती है। ये जो के होता है ना, के मतलब होता है 1000। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा किलो, ये के। यूनिट मास की हमेशा ग्राम होती है, लेकिन उसके सामने हम के लगा देते हैं, इसका मतलब 1000 ग्राम, इसका मतलब 1 kg। आ रही बात समझ में? ये जैसे आपके आपके एग्जाम में ना, ऐसे ये वाली मेनली आपको ये क्वांटिटीज, और यहाँ से टेरा गीगा, यहाँ ये भी आ जाती है कभी कभी, यहाँ से लेके जनरली आपको यही वाली यूज होती है। ये जो दो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना आपको, एक ये बॉक्स, एक ये बॉक्स, एक्चुअली होता क्या है क्वेश्चन में, जैसे आपको आगे चल के शेयर मॉडुलस दिया करेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू दिया हुआ करेगा। जैसे स्टील के लिए ई होता है 200 गीगा पास्कल। गीगा मतलब 10 टू दी, देखो यहाँ पे देखो, गीगा इन द सेंस 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर 9 पास्कल। तो ये 200 तो है ही आगे। हमें ऐसे इन चीजों का हमें यूज न्यूमेरिकल्स में होगा। इन चीजों की कोई प्रैक्टिकल स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई प्रैक्टिकल वो नहीं है। ये चीज हम इसलिए देख रहे हैं, इसलिए याद करेंगे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स जो आएंगे ना, उनमें हेल्प चाहिए इनकी। क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है, जैसे आपने एक चीज बताओ कि आप, जैसे आप लेने गए 1 क्विंटल, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना केजी होता है बेटा? 100. हाँ, 100. 100 kg होता है 1 क्विंटल में। ठीक है, अब हम इसको ये बोल सकते हैं कि 100 इंटू 1000 ग्राम्स बोल सकते हैं। Yes, sir. तो हम इसको 1 क्विंटल क्यों बोलते हैं पता है? हमें बोलने में आसानी रहती है। क्या हम ये बोले 1000 10 टू द पावर 3 to 5 5 ग्राम्स। अब आप किसी से ये बोल लो, भाई मुझे 10 टू द पावर 5 ग्राम चीनी देना। किसी दुकान शॉपकीपर से आप सुबह बोल के देखना, कभी कभी, अभी सुबह ही, कल सुबह ही देख लेना कि भाई मुझे ना चीनी चाहिए 10 टू द पावर 5 ग्राम्स। क्या वो समझ पाएगा? पहले तो वो बोलेगा ये पागल है। ये क्या बोलेगा वो? ये पागल है, ये पागल है। 10 टू द पावर 5 ग्राम्स चीनी क्या होती है? इसीलिए उन चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्विंटल बोलते हैं।
सब जानते हैं कि 1 क्विंटल का मतलब है 100 kg। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है। ये चीज आपको दिख रही है ना। अब देखो, अब एग्जाम जैसे मैं क्वेश्चन में दिया होता, क्वेश्चन में कितना सिंपल लिख दिया उसने, इतने गीगा पास्कल, इतने गीगा पास्कल। अब उसको ये लिखेगा अगर 2 × 10⁹ पास्कल, तो थोड़ा सा लेंदी होगा। इस शॉर्टकट को इसको क्या लिख दिया, जीगा। 1 G से 10⁹ होता है। तो इन चीजों का यूज समझ में आ रहा है। इन चीजों का यूज न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यू गिवन होती है उनमें यूज होता है, बस इसके अलावा कोई यूज नहीं है इनका। इन चीजों का यूज समझ में आ रहा है। इस टेबल का, Yes, sir. Yes, sir. इस टेबल का हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे, बस इसके अलावा कोई यूज नहीं है इसका। अब देखो, अब आते हैं हम डायमेंशन पे। डायमेंशन क्या होती है? यूनिट तो हमने पढ़ ली कि यूनिट होती है जैसे किसी चीज के पीछे जो यूनिट, दो चीज फिजिकल क्वांटिटी का जो पीछे वाला पार्ट होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, एक यूनिट होती है, जिसको हम मेनली यूज करते हैं हम किसी चीज को इंडिकेट करने में। अब डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज, वो पावर जो फंडामेंटल यूनिट रेज करती है, जो फंडामेंटल यूनिट की जो पावर होती है ना, उसको हम यूनिट बोलते हैं, वो सॉरी डायमेंशन बोलते हैं। जैसे कि एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। जैसे कोई ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ ये है, विड्थ ये है, इसका एरिया क्या होगा? L इंटू डब्ल्यू होगा ना। Yes, Yes, sir. sir. है? वही देखो, ये भी मीटर में होगा और ये भी मीटर में होगा, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? L मीटर Meter इंटू square. डब्ल्यू मीटर, तो मीटर स्क्वायर आएगी ना यूनिट। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, मीटर स्क्वायर जब यूनिट आएगी तो मीटर को हम डायमेंशन फॉर्म में क्या लिखते हैं? L। L. L. तो अब देखो, इसके ऊपर 2 लगाया तो इसके ऊपर भी 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, ये जो 2 है, इसको बोलते हैं हम डायमेंशन। ऐसे ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस ही है ना। अरे Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो मीटर ही होती है ना। Yes, sir. अब मीटर होती है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? L। L. अब टाइम की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल T। T. अरे टाइम होता है स्मॉल टी की डायमेंशन फॉर्म जब हम लिखते हैं ना तो कैपिटल T लिखते हैं। ठीक है। अब इसको क्या हम LT-1 लिख सकते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. अब देखो, ये जो 1 है और ये -1 है, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। इन दोनों चीजों को बोलते हैं डायमेंशन। अब ऐसे ही वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? Sir, meter per second. Second in मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गई, और ये टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। सेकंड। second. अब क्या हो गया? Second. मीटर Second. पर सेकंड है। Second अब square. मीटर की डायमेंशन क्या होती है? L। मीटर की डायमेंशन। और टाइम की T। अब देखो 2 लगाया इसके ऊपर तो इसके ऊपर 2 लगा दो। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ LT-2? Yes, sir. Yes, L sir. L की पावर 1 है, Yes, और जो देखो ये जो 2 है ना और ये 1 है, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन। क्या मीटर और सेकंड फंडामेंटल यूनिट्स ही, फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं? मीटर और लेंथ, Yes. टाइम, लेंथ और Yes. टाइम sir. फंडामेंटल क्वांटिटी है। और डेफिनेशन क्या कह रही है? पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। वो पावर जो फंडामेंटल यूनिट की होती है, फंडामेंटल यूनिट जो पावर रेज करती है, उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन समझ में आया? डायमेंशन क्या होती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 लोग ही फोन कर रहे हैं, बाकी लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है तो आप मैसेज बॉक्स में थम्स अप करो, थम्स अप। अगर ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है हार्ट भी बना सकते हो आप। मतलब आप सेटिस्फाई हो गए, हाँ बिल्कुल एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है, तो हार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक इक्वेशन दी, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा, मैसेज हो गया। अब आप इधर देखो, थोड़ा स्क्रीन की तरफ देखो, मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। अब देखो प्रिंसिपल होमोजेनिटी, चलो इसको पहले बता दो। प्रिंसिपल होमोजेनिटी होता क्या है? वो ये होता है कि जो जो क्वांटिटी है ना, उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो तभी ऐड होगी जब उनकी यूनिट्स सेम होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं, एक तबेला है, एग्जांपल मैं लेता हूं एक तबेला, ठीक है। इसमें 4 गाय हैं, काव, और 5 बफेलो हैं, और 3 बकरी हैं, गोट। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा इसमें कितनी गाय हैं? सर 4। कितनी गाय है बेटा? 4 हैं। 4 गाय। और इसमें बफेलो कितनी है? सर क्या 5। क्या मैं 5 क्या मैं ये बोल सकता हूँ, 5 क्या मैं इन चीजों को ऐड कर सकता हूँ क्या? नो सर। नो सर क्यों? हमें हमें No, sir. हमेशा यही बताना No, पड़ेगा sir. कि 4 काव हैं, नो सर 5 बफेलोज हैं, और 3 गोट हैं। अगर मैं यहाँ पे लाके 10 बफेलोज और ऐड कर दूं, 10 बफेलो ऐड कर दूं अगर मैं, तो आप क्या कर दोगे? 15 बफेलो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? यस सर। इसका मतलब क्या Yes, हुआ? sir. आपने 10 को सिर्फ बफेलो में ही ऐड किया है, काव में ऐड नहीं किया। मतलब समझ रहे हो आप इस चीज का मतलब ये है कि जिसकी यूनिट सेम है ना, उन्हीं के मैग्नीट्यूड ऐड हो रहे हैं, अदरवाइज किसी और के मैग्नीट्यूड ऐड नहीं हो रहे। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. जैसे देखो, यस सर। पहले 4 काव थी, 5 बफेलो थी, और 3 गोट थी। ठीक है, फिर मैंने 10 बफेलो और ऐड कर दी उस बाड़े में, बाहर से लाके 10 बफेलो और ऐड कर दी। फिर मैंने पूछा अब बताओ भाई कितने कितने हैं? फिर भी आपने क्या बताया कि 4 काव है सर इसमें, अब 15 बफेलो हो गई और 3 गोट है। आपने 15 बफेलो को काव में ऐड तो नहीं किया ना? नो सर। No, sir. ऐड नहीं, उन बफेलो के सर मैग्नीट्यूड को काव के मैग्नीट्यूड में ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि उन दोनों की यूनिट सेम नहीं थी। कि आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पहले से आता था, रियल लाइफ एग्जांपल्स में आपको आता था, लेकिन आप पढ़ रहे हो पहली बार, बस इतना फर्क है। आपको पहले से आता था, और मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया कि आपको पहले से आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आता है कि नहीं आता है? यस Yes, सर। sir. अगर आपको नहीं आ रहा, अगर आपको नहीं आ रहा होता ना, तो आप ये भी बोल सकते थे कि सर 14 काऊ हो गई और 5 बफेलोज हैं, ये भी बोल सकते थे आप, गलत भी कर बोल सकते थे इसको, लेकिन आपने बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका मतलब ये है भाई, कोई भी चीज अगर आपस में जुड़ रही है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू जेड, इसका मतलब ये प्लस हो रही है माइनस हो रही है, आपस में तीनों हो रही है ना। मान लो इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, x प्लस वाई माइनस के जेड इक्वल टू 0, ये भी तो लिख सकता हूँ इसको। यस सर। तो अगर ये आपस में जुड़ रही है तो इन तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए ना। यस सर। डायमेंशन सेम होंगी तभी ये ऐड हो रही है ना। जैसे बफेलो आपने ऐड की थी, तो मैंने ये थोड़ी ना कहा था बफेलो से ही ऐड करो, आपने ऑटोमेटिकली ऐड कर दी थी ना। क्यों? क्योंकि उन दोनों की डायमेंशन सेम थी, बफेलो बफेलो। तो अगर किसी किसी उसमें यूनिट में किसी भी इक्वेशन में अगर कुछ संख्याएं ऐड हो रही है एक दूसरे से, कोई भी अननोन डिजिट ऐड हो रही है, इसका मतलब उन सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यही यस होता है सर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखो 2 सेकंड में अगर हम 4 मीटर जोड़ेंगे, क्या कुछ जुड़ सकता है क्या इसको हम 6 SM लिख सकते हैं क्या? नो सर। बिल्कुल नहीं लिख सकते। सिंपल, वी कांट ऐड टाइम एंड डिस्टेंस, वी कांट एड टाइम एंड डिस्टेंस। जैसे केजी को सेकंड को ऐड कर सकते हैं, वी कांट एड मास एंड टाइम, मास एंड टाइम। अब देखो होता क्या है बेटा, कि ये जैसे इक्वेशन, ये क्या कौन सी इक्वेशन है बेटा, क्या है ये? Dimensional. second equation of motion. इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो इसमें ये बताओ मुझे, अब हमें इस इक्वेशन को चेक करना है।
कि ये डायमेंशनली, भाई देखो ये और ये टर्म एक दूसरे में जुड़ रहे हैं या माइनस हो रहे हैं ना, प्लस हो चाहे माइनस हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 5 बफेलोज बताई थी ना उसमें बाड़े में, वो उसमें तबेला में यही बताई थी ना मैंने, 5 बफेलोज। Yes. Yes, sir. अगर मैं ये बोल देता कि मैं उसमें से तबेला में से 2 बफेलोज बाहर ले गया तो कितनी बफेलो बचती अंदर? 3 बचती ना। Three. Three. तो आपने क्या किया, प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन यूनिट सबकी सेम होगी, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यूनिट सेम होगी प्लस माइनस में। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. वही चीज यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टर्म ये है s, एक टर्म तो s है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है। ये तीनों एक दूसरे में जुड़ रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, प्लस या माइनस कुछ भी हो रहा हो, तो इन तीनों टर्म की यूनिट सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तीनों की। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो s, ये है s की यूनिट क्या होती है? मीटर। Yes, sir. Yes, sir. मीटर मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी? l। अरे हो गई ना। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो यूटी में टाइम, सॉरी u है इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी यूनिट Meter per second. मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट सेकंड। Second. Second. सेकंड से सेकंड कट गया तो क्या बचा? मीटर। Yes, अब sir. मीटर की sir. डायमेंशन क्या होगी? l। Yes, अब sir. देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1/2 की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, 1/2 की कोई यूनिट ही नहीं है, तो डायमेंशन क्या होगी? अब ए की यूनिट क्या, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है बेटा? So meter per second square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू, और अब देखो टाइम क्या है? सेकंड। Yes, अब sir. सेकंड का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर है तो सेकंड का स्क्वायर हो गया, सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बचा? मीटर। Yes, sir. अब मीटर की डायमेंशन क्या होगी? l। अब Yes. देखो तीनों टर्म की डायमेंशन सेम है, इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। तीनों की डायमेंशन एल आ गई भाई, तीनों की डायमेंशन एल आ गई, इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। Yes, sir. तो ये समझ में आया कि इक्वेशन, क्योंकि ये तीनों टर्म एक दूसरे में प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हो रहे हैं ना आपस में ही प्लस माइनस हो रहे हैं कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, sir. इसका मतलब इन तीनों टर्म की इक्वेशन, वो डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ये हमने चेक किया तो डायमेंशन तीनों की सेम आई, इसका मतलब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। आई बात समझ में? Sir. अब Yes, देखो, sir. अब देखो इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे एक क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा, इस क्वेश्चन को करके बताओ। ये देखना, देखो ये टर्म है और ये टर्म है और ये दो एक टर्म है, इन तीनों टर्म एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मतलब सबकी यूनिट क्या होनी चाहिए? Same. सबकी यूनिट और डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इससे करके दिखाओ जरा, क्या डायमेंशन अल्फा की बीटा की क्या यूनिट और डायमेंशन आएंगी? करना चाहेगा कोई? Yes, sir. करो करो जरा, ट्राई करो एक बार। हुआ क्या? Yes, sir. कौन सा ऑप्शन आ रहा है? A. ए आ रहा है किसी का, ए ही आ रहा है ना ज्यादातर का, Yes, sir. और कोई किसी का आ रहा Yes, हो कोई sir. और ऑप्शन? अब देखो, v इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा टी, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. डायमेंशन, Yes, sir. हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होगी। अब v की डायमेंशन क्या है? मीटर पर सेकंड। अब मीटर मतलब l, lt -1 होगी कि नहीं होगी इसकी डायमेंशन? Yes, sir. Yes, sir.
बेटा बाकी लोगों को समझ में आ रहा है जो यस सर नहीं बोल पा रहे हैं? Yes, sir. हाँ, कुछ लोग तो बोलते ही नहीं, कुछ नाराज हो गए क्या आप लोग? No, sir. नो सर, Sir. नो सर, बोला करो फिर। ये समझ में आ रहा है LT - 1 कैसे आया? Yes, sir. अब देखो यही डायमेंशन अल्फा, यही डायमेंशन, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही डायमेंशन अल्फा की होगी। आवाज रिपीट हो रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? अभी भी रिपीट हो रही है। No, sir. नो सर, अब नहीं हो रहा। अब देखो अल्फा टी की पावर -1 यही अल्फा की डायमेंशन होगी, LT - 1, यस क्योंकि सर, V की Yes, डायमेंशन sir. और Yes, अल्फा की sir. डायमेंशन सेम है। इसका मतलब अल्फा की डायमेंशन हमारी फिक्स हो गई LT - 1। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं हम बीटा टी की जो डायमेंशन है वो हमारी V की डायमेंशन के इक्वल थी LT -1, यार इस इक्वेशन से। अब देखो बीटा इसकी डायमेंशन हमें निकालनी है और टी की डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी। यस, Yes, अरे sir. टी तो टाइम है ना। यस अब सर, वी की डायमेंशन क्या है? LT -1, LT - 1। -1. अब देखो टी को इधर भेज दिया हमने तो बीटा की डायमेंशन क्या आ जाएगी? LT -2, LT -2. LT - 2। अब देखो LT - 1 अल्फा की डायमेंशन आ गई और LT - 2 बीटा की डायमेंशन आ गई, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Correct. हाँ, Yes, sir. यस सर, Yes, sir. ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन भी है उसका। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। एक मिनट, एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ये जो है ना, किसी की पावर जो होती है ना, पावर्स आर डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब M0 L0 T0। T0, इसकी जो पावर है ना उसकी डायमेंशन क्या होगी? अल्फा टी स्क्वायर की जो पावर होगी वो वो डायमेंशन इसके इक्वल होगी। चलो मैं करा ही देता हूँ, अगला वाला क्वेश्चन ले लेना स्क्रीनशॉट। इसकी जो डायमेंशन होगी इसके इक्वल होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे जैसे 10 की पावर, हेलो, हाँ, 10 की पावर हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू देखी होगी आपने। 5, 6, 10, 8, 9 जो भी होगी न्यूमेरिक वैल्यू होगी। और जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना वो हमेशा डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, Yes, यस sir. सर, आप या फिर Yes, आप एक कंसेप्ट समझ लो कि पावर्स आर डायमेंशन लेस। ये देखो पावर्स आर डायमेंशन लेस, ये मान लो आप। तो अल्फा टी स्क्वायर जो है इसकी डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर, क्योंकि माइनस की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं ना। हाँ, Yes, अल्फा sir. टी Yes, स्क्वायर की Yes, डायमेंशन sir. क्या होगी? M0 L0 T0। अब देखो अल्फा की डायमेंशन हमें निकालनी है। अब टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी? T2 यस सर, होगी कि नहीं? M0 L0 T0। अब देखो टी को इधर भेज दिया हमने, टी को इधर भेज दें तो अल्फा की डायमेंशन क्या आ जाएगी? T-2। 2. किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? बताओ मुझे एक बार, नो दोबारा सर, बता दूं। No, sir. समझ में आ गया ये? समझ में आ गया ये? Yes, Yes, हाँ? sir. yes, sir. तो अल्फा की पावर T - 2, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज और देखिएगा कि अल्फा जो एंगल्स आर डायमेंशनलेस, ये ध्यान रखिएगा। एंगल्स, मैंने बताया था ना, एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। यस Yes, सर, sir. अब रेडियन की क्या बताई थी मैंने? यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती, नहीं होती. नहीं होती है। तो इसकी जो टर्म है बीटी माइनस के सी एक्स क्या हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? M0 L0 T0।
अब बीटी माइनस के सी एक्स इसके इक्वल होगा, तो इसका मतलब हर एक टर्म की डायमेंशन इसकी इसी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये आपस Yes, में माइनस हो रहे हैं ना Yes, बेटा, माइनस हो रहे हैं ना बेटा। तो बीटी की डायमेंशन भी m0 l0 t0 हो जाएगी, cx की डायमेंशन भी m0 l0 t0 के इक्वल हो जाएगी। अब इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक बार करके आना इसको घर से, होमवर्क है ये आप लोगों के लिए। हिंट समझ में आ गई? हिंट आपको? Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो डायमेंशनल एनालिसिस तो आपका कल से ही स्टार्ट हो पाएगा, ये थोड़ा लेंथी है, अब 5 मिनट हैं, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है? अभी हमने देखा था कि इक्वेशन को चेक करने के लिए यूज हो रहा था डायमेंशनल एनालिसिस। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जैसे जैसे जो इक्वेशंस थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए यूज हो रहा था ना। Yes, sir. Yes, अब Yes, अब sir. इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम हम लोग क्या करते थे, इक्वेशंस को चेक करने के लिए यूज करते थे पहले। जैसे देखो, प्रैक्टिस ऑफ चेकिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन ही तो है। टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, और जो एक्सीलरेशन है ये दो फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके बना होता है, दो सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटी मींस टाइम, एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें हैं जो वर्ड में जितनी, देखो फिजिकल क्वांटिटी के 3 पार्ट थे ना, फंडामेंटल Yes, sir. और डिराइव्ड और Supplementary. सप्लीमेंट्री। तो सारी ये जो सारी क्वांटिटी, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटी तो है ही ना। Yes, sir. Yes, sir. वर्ल्ड में Yes, sir. वर्ल्ड में जितनी भी क्वांटिटीज है सबकी सब फिजिकल क्वांटिटीज है, सबकी सब फिजिकल क्वांटिटीज है। तो क्या है, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, चेक करने के लिए रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी बाय आइडेंटिफाइंग द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये उनके बीच में रिलेशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है इनकी डायमेंशंस की हेल्प से। इनकी डायमेंशन क्या है, मान लो एस की डायमेंशन एल आई थी, यूटी की डायमेंशन भी एल आई थी और एटी की डायमेंशन भी एल आई थी। डायमेंशन की हेल्प से ही तो चेक किया था हमने कि ये इक्वेशन सही है। Yes, sir. Yes, आ रही sir. बेटा, बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना? तो Yes, इसका yes, हम yes, sir. इसीलिए इसका हम उल्टा यूज करते हैं। उल्टा यूज कैसे करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन जो दिया जाता है, हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाती है, उनके बीच में हमें रिलेशन निकालना होता है। फॉर एग्जांपल हमें दे दिया वॉल्यूम छोड़ो, या फिर हमें दे दिया डेंसिटी दे दिया, और मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया। हमसे बोल दिया कि इन डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करो और इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड करो। आप जो आप डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम बता रहे थे ना, हम डायमेंशन या ना डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। इन चीजों के बीच में डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, इन चीजों का यूज करके फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया जाए, ये होता है डायमेंशनल एनालिसिस का मेन यूज। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज समझ में आया? हम यूज कैसे कर रहे हैं, उल्टा यूज कर रहे हैं इसको। पहले क्या था, कंसेप्ट समझो, पहले क्या था, डायमेंशनल एनालिसिस का हम यूज करते थे इक्वेशंस को चेक करने में कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशनल एनालिसिस उसको अच्छे से बता देती कि हाँ भाई ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट या इनकरेक्ट है। अब हमने इसका यूज उल्टा किया। हमने क्या किया, कुछ टर्म उठाए, उनके बीच में रिलेशन कैसे, फॉर्मूला कैसे डेवलप किया जा सके, फॉर्मूला डेवलप करना है। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हमने फॉर्मूला डेवलप करना सीखा। ये यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है? अब देखो इसका हम यूज करेंगे भाई। अभी देखो इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, उसके बाद आप भाग जाना, है ना? नींद तो नहीं आ रही किसी को? No, sir. No, sir. अब देखो इधर देखो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम सुना है आपने? yes, Yes, sir. पेंडुलम वाली घड़ी देखी है, ऐसे ऐसे करती रहती है, Yes, sir. yes, ऐसे करती है। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे यहाँ से टाइम शुरू हो रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से टाइम शुरू हो रहा है ना, यहाँ से पेंडुलम यहाँ तक आया, फिर यहीं तक आने में जितना टाइम लेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ऐसा होता है पेंडुलम बेटा।
इसका मास होता है m, ये ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, ऐसे 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 ऐसे। Yes, sir. पेंडुलम वाली घड़ी आपने देखी होगी, शायद देखी हो तो, कहीं स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी। Yes, sir. और उसका मास दिया हुआ Yes, है sir. m, और ये जो लेंथ है ना, ये रॉड यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है, ये दी हुई है l। तो इसने एक्चुअली पूछा क्या है कि टाइम पीरियड t का रिलेशन बताओ आप g m और l के टर्म में। फॉर्मूला ड्राइव करो साहब, g m l के टर्म में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, वो ड्राइव करने के लिए बोलते हैं। अब हमें पता नहीं कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है भाई, हमें नहीं पता क्या रिलेशन होता है। हमने क्या किया, मान लेते हैं चलो कि जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m की पावर a के, और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है l की पावर b के, और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है g की पावर c के। अब ये पावर क्यों मानी, बिना पावर के भी तो मान सकते थे। अगर वो मान लो टी एम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, एम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो हम क्या करेंगे भाई, अगर एम के होगा तो ए की पावर 1 आ जाएगी, अगर एम के नहीं होगा तो ए की पावर 0 आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो हमने क्यों माना है ये ऐसे, Yes, sir. Yes, sir. हैं? Sir. बेटा मैं जो Yes, अभी sir. अभी आप लोगों को फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को, Yes, sir. हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो और देखो, अब हमने क्या कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, किसी को कोई दिक्कत? तीनों No, को एक ही sir. साथ sir. लिखिए। No, sir. अब क्या No, sir. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी साइन के आ गया, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इधर इधर मत देखो आप, इधर देखो ही मत, इधर देखो ही मत, मान लो ये कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। क्या मैं इसको टी की डायमेंशन क्या होती है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है? Sir, M0 L0 T1. हाँ या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे ही लिखेंगे, एक्चुअली हम ऐसे ही लिखेंगे टाइम की डायमेंशन को m0 l0 t की पावर 1। क्या मैं क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? के डायमेंशन लेस है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस हो गया। मास की डायमेंशन क्या होती है बेटा? m M1. M1 m1 l0 t0। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई No, दिक्कत? sir. No, sir. No, sir. डायमेंशन l की डायमेंशन क्या होगी बेटा? M0 L1 m0 T0. l1 m0 T0. l1 t0। एक चीज बताओ मुझे कि m पे a लगा है ना ऊपर, M Yes, पे, sir. तो क्या यहाँ पे a लिख सकता हूँ यहाँ पे a1 की जगह पे? Yes, sir. L पे b लगा है तो L पे b लिखूंगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो g की डायमेंशन क्या होती है? यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन। Yes, sir. तो m LT minus 2. t माइनस के 2 हो गया ये डायमेंशन इसकी। अब देखो जी की पावर c है, जी की पावर c है ना, Yes, sir. तो Yes, sir. m की पावर भी c हो जाएगा और 2 माइनस के 2c हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं mc t माइनस के 2 ml0 सॉरी ml0 और t माइनस के 2c। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. No, sir. कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि m0 l0 t1 इक्वल टू m की पावर a प्लस 0 प्लस 0। एक तो ये a, ये 0 और ये m, हाँ m c आएगा। m पे क्या आ गया यहाँ पे? a, अरे यहाँ पे m नहीं आएगा बेटा। देखो ये क्या है, मीटर, मैंने m मास मान लिया था इसको, आपने Yes, भी नहीं sir. बताया। ये मीटर है, इसकी डायमेंशन l आएगी, m0 lc। नहीं समझ में आया बेटा? Sir, आ गया. मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, हमने मास ले लिया उसको, मीटर को। ये वाली हम समझ लिया हमने, ये वाली ये मास है और ये मीटर है, ये मीटर का एल टी माइनस के 2 होगा डायमेंशन। और एल क्या यहाँ पे सी पावर है ना, एल सी और 2c है। ये m तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, m 0, l की होगी c।
M0 LCT -2. अब देखो m m क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे Yes, m की sir. पावर a, m की पावर a, l की पावर क्या हो जाएगी, l की पावर b, Yes, sir. b प्लस c, c ये भी तो है। Yes, sir. अब t की पावर क्या हो जाएगी, t 0 है, यहाँ 0 है, t की पावर -2c। -2c. अब देखो, अब m की पावर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कंपेयर क्या करते हैं, m की पावर इधर तो 0 है, m की पावर इधर, m की पावर क्या है, a, अरे m की पावर a ही तो Yes, sir. है, Yes, sir. a की वैल्यू 0 आ गई। अब l की पावर कंपेयर करते हैं, l को कंपेयर करते हैं, l इधर क्या है, l की पावर 0, इधर क्या है, b प्लस c, Yes, sir. Yes, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्या करते हैं, t की पावर कंपेयर करते हैं, इधर क्या पावर है, 1, 1. इधर क्या है, Yes, -2c, sir. इधर -2c है ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब c इक्वल टू क्या आ गया, c 1 इक्वल by टू माइनस के 1/2 बेटा, माइनस है yes, ना, sir, माइनस। अब देखो इस इक्वेशन में जब इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो 0 इक्वल टू b माइनस के 1/2, तो c b इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 1 by 2. 1/2. है, प्लस क्या आएगा बेटा, ये माइनस का था तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। Yes. yes, Yes, sir, sir. yes, sir. अब देखो ये b c और a की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, इस इक्वेशन में, ये जो दिख रही है आपको, ये वाली इक्वेशन। Yes, अब sir. देखो, Yes, अब देखो t इक्वल टू k, m की पावर 0, l की पावर b क्या है, 1/2, Yes, sir. और g की Yes, पावर माइनस के Minus 1/2 1 by 2. है। yes, 1/2. क्या m की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, m की पावर 0 1 हो जाएगी। Yes, sir. किसी भी संख्या की, Sir. किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 हो जाती है, ठीक है। अब k m, ये तो m तो 1 हो गया, तो इनटू l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, Yes, sir. अरे Yes, माइनस sir. की पावर थी ना g की 1/2, माइनस के 1/2 तो नीचे चली गई, क्या मैं इसको Yes, ये sir. लिख सकता हूँ कि अंडर रूट में l/g, क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम कोई, No, No, sir. sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला क्या आया, k अंडर रूट में l/g, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। तो ऑप्शन Yes, sir. ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। आई समझ में मेरी बात? Yes, Yes, sir. है, Yes, sir. ये Yes, क्वेश्चन sir. समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब कल हम लिमिटेशन जाते हैं इसके, तो लिमिटेशन भी खत्म कर देते हैं हम, लगी साइड। लिमिटेशन वही था जो मैंने आपको बताया था ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT इसका। अब देखो इसका लिमिटेशन क्या है एक्चुअली में, कि इसका लिमिटेशन ये है कि देखो बेटा, ये 1/2 जो है ना, 1/2 इस ये हो या ना हो, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी डायमेंशन क्या आई थी, l आई थी कि नहीं आई थी? Yes, sir. Yes, sir. इसकी डायमेंशन, Yes, sir. इसकी भी डायमेंशन l आई थी। अगर ये 1/2 नहीं है, मान लो यहाँ पे 1/2 नहीं है, तब भी इसकी डायमेंशन l आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? Yes, Yes, और sir. अगर यहाँ पर 1/2 लिख देंगे तब भी इसकी डायमेंशन l आएगी। तो इसका मतलब ये डायमेंशन एनालिसिस की ये लिमिटेशन हो गई कि ये जो कांस्टेंट्स आते हैं ना, जैसे 1/2 आया, 5 आया, 4 आया, ये कांस्टेंट्स आते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाता। ये अगर इक्वेशन को हमको ऐसे लिख देंगे ना, इसको इक्वेशन लिख के आगे एग्जाम में, तब भी डायमेंशन एनालिसिस ये बोल देगी ये करेक्ट इक्वेशन है, लेकिन ये इनकरेक्ट है ना इक्वेशन। ये 1/2 जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक तो इनकरेक्ट है इक्वेशन। समझ में आई लिमिटेशन इसकी? Yes, sir. yes, इसमें समझ में आई कि जब Yes, sir. तक ये कांस्टेंट्स को फाइंड नहीं कर पाएगी तब ये इसकी लिमिटेशन होगी, लेकिन कांस्टेंट को फाइंड कर ही नहीं पाती। इसीलिए ये एप्लीकेबल ओनली किसमें बची, रेशियो एंड प्रोडक्ट टाइप में। रेशियो और प्रोडक्ट टाइप के फॉर्मूलेस को अच्छे से मतलब ड्राइव करती थी विद रिलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर, एक्सपोनेंशियल पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला रिलेशंस में ये फेल हो गई, क्योंकि ये किसका था, एडिशन का था। देखो भाई, एस था, इस एक क्वांटिटी, ये दूसरी क्वांटिटी, ये तीसरी क्वांटिटी, ये आपस में ऐड ही तो हो रही है, या माइनस हो रही है, ये मान लो। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन फेल होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ut माइनस हाफ
8 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये दो क्वांटिटी आपस में माइनस ही हो रही है ना इसमें से, तो ये फेल किस में हो जाता है? ये ध्यान रखना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस में डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाती है। इनका ये रिलेशन एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बता पाती। फेल क्यों हो जाती है? क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज के आंसर नहीं बता पाती है। जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है ना, उनका सही से रिलेशन नहीं बता पाती, इस वजह से फेल हो जाती है। क्या बेटा समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा सा Sir. थोड़ा 10 मिनट लेट मैं आपकी ले लिया, सॉरी फॉर दैट बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर कल हम स्टार्ट करेंगे क्या, सिग्निफिकेंट फिगर से स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. कल सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, फिर से सोना नहीं है। डॉक्टर बनना है ना, तो सो कैसे सकते Yes, हैं? sir. Yes, sir. डॉक्टर बनना है तो Yes, सो sir. नहीं सकते, डॉक्टर बनना है अपन को। मुझे नहीं, आप लोगों को हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, आप लोग अभी मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी एग्जाम की तैयारी, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो करें, और अच्छे से पढ़ें, अच्छे मार्क्स लेके आए। टेस्ट में, एग्जाम में, सब में अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए। हाँ Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके Yes, बेटा, sir. Good night, sir. गुड नाइट बेटा। थैंक Good यू सो night, मच sir. एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, Thank you, sir. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। यू वेलकम एवरीवन, गुड नाइट एंड वेलकम।